Once again, a very good evening to both of you. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में कुछ सेक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज ये हमारी 5th क्लास एसआरई की है। जिन लोगों ने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे जाके पहले के प्रीवियस लेक्चर्स भी देखना, उससे आपको काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिलेगी, समझने में हेल्प मिलेगी। आज की क्लास की शुरुआत हम करने वाले हैं सेक्शन 13 से। कल हमने सेक्शन 12 को पढ़ा था और सेक्शन 12 में क्या लिखा था? सेक्शन 12 में ये लिखा था कि सेक्शन 12 की जो कंडीशंस हैं उन्हें छोड़कर कभी भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर नहीं करेगा। कौन सी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर होगा या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा कभी कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का 50%, 20% पार्ट का आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करो, ऐसा ऑर्डर कोर्ट नहीं करेगी एक्सेप्ट द कंडीशंस प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 12। आज हम शुरुआत करने वाले सेक्शन 13 से। सेक्शन 13 बात करता है अबाउट द राइट्स ऑफ द परचेजर और द लीजी और इट मे बी कॉल्ड एज लेसी। तो जो प्रॉपर्टी को परचेज करता है या फिर लीज पे देता है, जो प्रॉपर्टी को परचेज करता है या फिर सॉरी नॉट लीज पे देता है, लीज पर लेता है, जो प्रॉपर्टी को परचेज करता है या फिर प्रॉपर्टी को लीज पे लेता है। सो द राइट्स ऑफ द परचेजर और द लेसी अगेंस्ट पर्सन with no title or imperfect title. For example, एक मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मिस्टर ए ने बोला कि ये एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को मैं आपको सेल करना चाहता हूं, right? About this property, to sell the property. Who is Mr. B? Mr. B is the purchaser. Mr. A is the seller. अब किसी भी स्टेज पर, मैंने वर्ड जो यूज किया इसको ध्यान दीजिए, किसी भी स्टेज का मतलब है मे भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते ही पैसा रिसीव होने से पहले, बी ए को मनी का पेमेंट करता उससे पहले, मे बी पॉसिबल बी ने ए को कुछ हाफ अमाउंट पेमेंट किया तब, मे बी पॉसिबल जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था तब, मे बी पॉसिबल जब पूरा एग्रीमेंट हो गया तब। किसी भी स्टेज पे बी को ये अगर पता चलता है क्या, दैट ए हैज एन इम्परफेक्ट टाइटल। Imperfect title. What does title mean? Title means ownership. Title means ownership. So B has imperfect title, that is defective ownership. May be called, आप ऐसा मान लीजिए कि लाइक जो प्रॉपर्टी सेल करने की बात कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी ए के नाम पे नहीं है बल्कि ए के फादर के नाम पे है, या कुछ भी इस तरह का। तब जहां पे प्रॉपर्टी फादर के नाम पे है तो ए के पास में तो कोई राइट ही नहीं था उसको सेल करने का, ए का टाइटल इम्परफेक्ट था। तो ऐसी सिचुएशन में बी के क्या राइट्स होंगे? बी ने पैसा दे दिया है तब क्या राइट्स होंगे, बी ने पैसा नहीं दिया है तब क्या राइट्स होंगे, बी के क्या राइट्स होंगे, इसी कंसर्न में डील करता है सेक्शन 13। राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी, या तो परचेज करने वाला या फिर लीज पे लेने वाला है, इनके क्या राइट्स होंगे? अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट द पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, या तो उसका टाइटल है ही नहीं, पड़ोसी की प्रॉपर्टी के लिए वो तो उसने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या फिर इम्परफेक्ट टाइटल है, लाइक कि जो प्रॉपर्टी है वो फादर के नाम पे और उसको सेल करने का उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, या ब्रदर के नाम पे, ब्रदर और इसकी जॉइंट प्रॉपर्टी है, ए की और एक्स की, एक्स और ए दोनों ब्रदर हैं और ब्रदर की जॉइंट प्रॉपर्टी है। जॉइंट प्रॉपर्टी में भी अकेले ए का राइट नहीं था,
सो देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ सिचुएशन दैट नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल में परचेजर के लेसी के क्या राइट्स होंगे, इस कंसेंट में डील करता है हमारा सेक्शन 13। तो शुरू करते हैं हम इसको पढ़ना डिटेल में। देखिए क्या क्या लिखा है, एक एक पॉइंट को हम लेंगे। सबसे पहला आता है वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक चीज यहाँ पे आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, सेक्शन 13 अप्लाई होता है ओनली ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, अर्थ और थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। सो where a person contracts to sell or let certain immovable property having no title, एक पर्सन ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जिसमें उसका ओनरशिप ही नहीं है, और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल, या फिर ओनरशिप है लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे पास में इसका प्रॉपर टाइटल है, राइट, लेकिन मैं गया बैंक के पास में और मैंने बैंक से लोन ले लिया। मैंने बैंक से लोन लिया और लोन लेते समय मैंने इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया। अब बताइए, मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर होने के बावजूद भी विदाउट पेइंग द लोन टू द बैंक क्या इस प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट रखता हूं? द आंसर इज कैटेगोरिकली नो। तो ओनर हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जब तक कि इस प्रॉपर्टी का मॉर्गेज में क्लियर नहीं कर देता तब तक इस प्रॉपर्टी को सेल करने का राइट नहीं रख रहा हूं। और ऐसी प्रॉपर्टी में हम इम्परफेक्ट टाइटल कह सकते हैं, राइट। तो ऐसी एक पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें या तो उसका टाइटल ही नहीं है, उसका ओनरशिप ही नहीं है, या ओनरशिप है जो कि डिफेक्टिव ओनरशिप है, इम्परफेक्ट टाइटल है। गुड इवनिंग अनुराग। देन द परचेजर, तो जो खरीदने वाला है, और द लेजी, जो उसे लीज पे लेने वाला है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर हैज द फॉलोइंग राइट्स नेमली। तो बाकी इस चैप्टर में और भी जो भी बातें लिखी गई हैं उन चैप्टर के प्रोविजंस को तो ध्यान में रखा ही जाएगा, लेकिन उसके अलावा परचेजर और लेसी के पास में ये फॉलोइंग राइट्स होंगे। एक एक करके हम इनको देखते हैं। सबसे पहला राइट, इफ द वेंडर और लेसर, वेंडर कौन होता है? सेल करने वाला, सेलर को बोला जाता है वेंडर, और लेसर कौन है? लीज पे देने वाला, राइट। कोई पर्सन जो कि या तो सेलर है उसे वेंडर कहते हैं, या फिर जो लीज पे देने वाला है उसको लेसर कहते हैं। इफ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंटली, इंपॉर्टेंट वर्ड है, subsequently to the contract acquired any interest in the property, the purchaser or the lessee may compel him to make good the contract out of such interest. Subsequent वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। Subsequent का मतलब होता है जिस समय कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था उस समय डिफेक्टिव टाइटल था, इम्परफेक्ट टाइटल था, नो टाइटल था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद उस पर्सन का परफेक्ट टाइटल अगर एक्वायर हो जाता है, नाउ द परचेजर और द लेसी कंपेल हिम, उससे डिमांड कर सकते हैं, उससे मांग कर सकते हैं कि अब आपका जो ओनरशिप है वो क्लियर हो चुका है, अब ये प्रॉपर्टी आप हमें ट्रांसफर कीजिए और कॉन्ट्रैक्ट में जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं उनको फुलफिल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अभी आपको कहा था ए एक पर्सन है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बी के साथ में टू सेल अ प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी को सेल करने का बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये रही प्रॉपर्टी, राइट। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसके पास है? इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप ए के फादर के पास में है। प्रॉपर्टी का ओनरशिप किसके पास में? प्रॉपर्टी का ओनरशिप ए के फादर के पास में है, और फादर को तो पता ही नहीं है कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया है, और जब फादर को पता चला तो उन्होंने बोल दिया नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे, मैं नहीं बेच रहा। तो ए का क्या है? ए हैज नो टाइटल और एन इम्परफेक्ट टाइटल।
अब हुआ क्या, कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने लेकिन वो परफॉर्म नहीं हो सकता था। इन द मीन टाइम द फादर ऑफ ए डाइड, और जैसे ही फादर की डेथ हुई, अब ओनर कौन है, नाउ द ए हैज एक्वायर्ड द परफेक्ट टाइटल, नाउ बी कैन कंपेल ए, अब बी डिमांड कर सकता है कि अब तो ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से आपके नाम पे हो गई है, अब आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई कंडीशंस को फुलफिल कीजिए। क्लॉज ए ने ये कहा है, सेक्शन 13 क्लॉज ए क्या कहता है, सब्सिक्वेंटली, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था उस दिन टाइटल नहीं था, इम्परफेक्ट टाइटल था, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद में कुछ समय बाद में परफेक्ट टाइटल आ जाता है, उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो जो परचेजर है वो डिमांड कर सकेगा फ्रॉम द सेलर दैट नाउ यू शुड फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर बी, कोई भी कंफ्यूजन लगे तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लॉज नंबर बी, where the concurrence of other person is necessary for validating the title and they are bound to concur at the request of the vendor or lessor, the purchaser or leasee may compel, purchaser जो खरीदने वाला है, leasee जो लीज पे लेने वाला है, may compel him to procure such concurrence। concurrence का मतलब होता है, you can say permission और the consent word ज्यादा बेटर रहेगा, right? concurrence means उसकी सहमति, अनुमति लेना। and when a conveyance by when a conveyance by other persons is necessary to validate the title and they are bound to convey at the request of the vendor or lessor, the purchaser or leasee may compel him to procure such conveyance। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। ए ने एक प्रॉपर्टी डीलर से, ब्रोकर से कहा कि आप मेरी प्रॉपर्टी को क्या कीजिए, सेल करवा दीजिए। मेरी एक ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को, क्योंकि आपको ध्यान है सेक्शन 13 इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, तो ए ने एक प्रॉपर्टी डीलर से, ब्रोकर से कहा कि आप ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इसे आप सेल करवा दीजिए, राइट। प्रॉपर्टी डीलर ने, ब्रोकर ने सर्च करना स्टार्ट किया कस्टमर, और उसे एक कस्टमर मिला जिसका नाम है अनुराग, और ब्रोकर ने अनुराग जी को प्रॉपर्टी दिखाई, पेपर्स दिखाए, एंड अनुराग जी ने जो ऑफर दिया अमाउंट का वो सब एग्री हो गया, सारी बात राजी हो गई। ही हैज एग्रीड टू बाय द प्रॉपर्टी। और अब अनुराग जो कि परचेजर हैं, अनुराग जो कि परचेजर हैं, ये ब्रोकर को बोल रहे हैं कि आप ए से की कॉन्करेंस लेके आइए, बिकॉज यू आर अ ब्रोकर, यू आर अ मीडिएटर, you are not having a perfect title, you are not the owner of this property। तो जो रियल ओनर है, जिसकी परमिशन पे आप ये काम कर रहे थे, आप ए की परमिशन लेके आइए, या फिर एक को अब आप कहिए कि मैंने कस्टमर ढूंढ लिया है, अब प्रॉपर्टी को सेल कर रही है। अब ये राइट किसका है, ये परचेजर का राइट है कि वो उस मीडिएटर से कहे दैट जो रियल ओनर है या फिर जो पर्सन विद द एग्जैक्ट करेक्ट टाइटल है, उस पर्सन से उस प्रॉपर्टी को सेल करवाने के लिए आप कहिए, राइट। ये कहता है पॉइंट नंबर बी। सेक्शन 13 को हम पढ़ रहे हैं, जो क्या बताता है, जब कभी भी किसी पर्सन का इम्परफेक्ट टाइटल होता है या किसी पर्सन का कोई टाइटल नहीं होता है किसी प्रॉपर्टी में, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जो बायर है, जो लेसर है, सॉरी लीजी है, जो लीज पे लेने वाला पर्सन है, लीजी है, उसके क्या राइट्स हो सकते हैं, जो बायर है, खरीदार है, उसके क्या राइट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि अगर सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में आ जाता है वेंडर का, तो परचेजर कह सकता है कि अब आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कीजिए। या फिर जहां पे लेसर की
रियल कॉन्करेंस की जरूरत हो सकती है, तो अगेन जो परचेजर है वो कह सकता है कि आप कॉन्करेंस एक्वायर कीजिए ओनर की। पॉइंट नंबर सी देखते हैं क्या लिखता है, वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा, इसमें मॉनेटरी वैल्यू भी इंक्लूड की जाएगी पॉइंट नंबर सी में। अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब मैंने अभी आपसे कहा था कि एक ये प्रॉपर्टी थी और मैंने क्या किया, मैंने इस प्रॉपर्टी को बैंक के पास में मॉर्गेज कर दिया। मॉर्गेज कर दिया बैंक के पास में, किस लिए? टू एक्वायर लोन। बैंक से लोन लेने के लिए मैंने इस प्रॉपर्टी को बैंक के पास में मॉर्गेज कर दिया, राइट। मैंने इस प्रॉपर्टी को, कुणाल सिंघल ने इस प्रॉपर्टी को बैंक के पास में मॉर्गेज कर दिया और उसके बाद में इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया रिचा के साथ में। मैंने रिचा से कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको सेल करने के लिए रेडी हूं फॉर रुपीज 20 lakhs। And Richa has agreed to buy this property at a agreed amount of rupees 20 lakhs। मैंने बैंक से कितना लोन ले रखा है? मैंने बैंक से 15 लाख रुपीस का लोन ले रखा है। मैंने बैंक से 15 लाख रुपीस का लोन ले रखा है और इस प्रॉपर्टी को मैंने रिचा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल करने का। रिचा को मैंने बताया ही नहीं, मैंने रिचा को क्या बोला, दिस इज एन अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी। अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये पूरी तरह से फ्री फ्रॉम चार्ज है, किसी तरह का कोई झगड़ा इसके साथ में नहीं है। लेकिन बाद में रिचा को, बाद में जो परचेजर है उसे, बाद में जो पर्सन इस प्रॉपर्टी को लीज पे ले रहा था उसे जैसे ही पता चला कि अरे इस प्रॉपर्टी के ऊपर तो बैंक का चार्ज है, ये प्रॉपर्टी तो बैंक के पास मॉर्गेज पड़ी हुई है, जैसे ये बात परचेजर को पता चली तो अब परचेजर के क्या राइट्स होंगे? परचेजर के ये राइट्स होंगे कि परचेजर वेंडर से ये कहेगा कि देखिए मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है 20 लाख रुपीस में इस प्रॉपर्टी को सेल करने का, ये 20 लाख रुपीस मैं आपको दे रहा हूं और आप बैंक का जो लोन है 15 लाख और वट एवर इट अमाउंट, उसे आप बैंक को पे कीजिए, इस प्रॉपर्टी को फ्री फ्रॉम एनी चार्ज कीजिए। आपने मुझे एक अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी सेल करने की बात की थी, आप प्रॉपर्टी को अनएंकम्बर्ड करवाइए, फ्री फ्रॉम चार्ज करवाइए। अभी तो ये क्या है, एनकम्बर्ड है, इसके ऊपर चार्ज है, मॉर्गेज की हुई है। तो हमारे बीच में जितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये पैसा मैं आपको दे रहा हूं और इस पैसे को आपको आप बैंक को चुकाइए और फिर इस प्रॉपर्टी को फ्री करवाइए। बस ध्यान रखने वाली बात यह है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं बहुत, ही लास्ट आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बैंक का लोन अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सपोज कीजिए बैंक से लोन ले रखा है मैंने 30 लाख रुपीस का, तो अब रिचा अगर मुझे 20 लाख देंगी भी तो उस 20 लाख में से मैं 30 लाख का पेमेंट तो कहां से करूंगा? तो बस एक कंडीशन यहाँ पे आती है कि जो लोन अमाउंट है या जो चार्ज अमाउंट है वो चार्ज अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से कम का होना चाहिए। उस कंडीशन में इजी गोइंग में परचेजर अपने राइट्स को अवेल कर सकता है। परचेजर बोलेगा कि मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ, आप इस पैसे को जाके पे कीजिए बैंक को और फिर इस प्रॉपर्टी को फ्री करवा के, चार्ज से फ्री करवा के मुझे दीजिए। ये बात लिखी क्लॉज सी में, एक बार मैं रीड कर देता हूँ क्या लिखा है। Where the vendor professes to sell unencumbered property but the property is mortgaged for an amount not exceeding the purchase money। ये सब बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी पहले कि ये जो मॉर्गेज का अमाउंट है ये परचेज मनी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो लोन अमाउंट है वो परचेज मनी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सीड अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी एंड द वेंडर यानी कि सेलर has in fact only a right to redeem। अब आप कहेंगे कि सर ये अगर ऐसे ही था तो रिचा ने खुद ने बैंक से क्यों रिलीज नहीं करवा लिया? पैसा तो वो उसको भी दे रही थी तो बैंक को पे करके रिलीज करवा लेती। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली द वेंडर हैज द राइट टू रिडीम इट। सिर्फ वेंडर के पास में ये राइट है कि वो बैंक को वो पैसा चुका के और उस
प्रॉपर्टी को मॉर्गेज से फ्री करवा सकता है, अनएंक्यूम्बर्ड करवा सकता है। ओनली द वेंडर हैज द राइट, जो सेलर है उसी के पास राइट है, जो बायर है वो उस प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं करवा पाएगा, राइट। तो ऐसी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, द परचेजर मे कंपेल हिम यानी कि वेंडर को, टू रिडीम द मॉर्गेज, कि मॉर्गेज को रिडीम करवाया जाए, फ्री फ्रॉम चार्ज करवाया जाए, एंड टू ऑब्टेन अ वैलिड डिस्चार्ज, और एक वैलिड डिस्चार्ज लिया जाए, एंड वेयर नेसेसरी, अगर जरूरत हो, ऑल्सो कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्गेजी, अगर जरूरत होती है तो आप मॉर्गेजी की तरफ से भी मुझे एक तरह की यू कैन से कंसेंट लेटर दिलवाइए कि हाँ ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से फ्री फ्रॉम चार्ज हो गई है। बैंक की तरफ से एक अथॉरिटी लेटर आ जाए, कन्वेंस आ जाए। कन्वेंस के मतलब उनकी तरफ से व्हाट यू विल से इन हिंदी कन्वेंस को, अनुमति पत्र मान लीजिए, या उनकी तरफ से किसी तरह का एक कम्युनिकेशन आ जाए, उनकी तरफ से एक संदेश आ जाए, राइट। कन्वेंस को लेंगे, उनकी तरफ से एक मैसेज आ जाए कि हाँ ये प्रॉपर्टी फ्री फ्रॉम चार्ज हो चुकी है, इस बात का। अब आता है क्लॉज नंबर डी। क्लॉज नंबर डी क्या कहता है, वेयर द वेंडर और द लेसर, जो सेल करने वाला है या फिर जो लीज पे देने वाला है, sues फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वेंडर ने ही से सूट फाइल किया है, जो लीज पे देने वाला लेसर था उसी ने सूट फाइल किया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एंड द सूट इज डिसमिस्ड, और वो सूट डिसमिस कर दिया जाता है। सिचुएशन देखना आपने क्या है, सिचुएशन ये है सेलर, और सेलर ने बी के साथ में, ए ने बी के साथ में, ये ए कौन है, ए है सेलर। कैसा वाला सेलर है, विद नो टाइटल या फिर विद इम्परफेक्ट टाइटल। ये सेलर तो है लेकिन इसके पास में टाइटल परफेक्ट नहीं है, डिफेक्टिव टाइटल है, और इसने बी के साथ में, बी जो कौन है, बायर, बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया एक प्रॉपर्टी को सेल करने का फॉर ₹5 लाख। बी ने उस 5 लाख रुपीज के कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। फिर अचानक से बी को पता चला अरे इस प्रॉपर्टी पे तो प्रॉब्लम है, ए का परफेक्ट टाइटल नहीं है। तो बी ने कहा कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ। ए भाई साहब क्या हुआ, ए जरा थोड़े से समझदार थे, ए कोर्ट में पहुंच गए। ये कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में जाके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया और कोर्ट से कहा कि आप बी को कंपेल कीजिए फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बी के साथ में 5 लाख रुपीज में इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है और बी अब मुझे ये पैसा नहीं दे रहा है, आप बी को कंपेल कीजिए कि वो मेरा पैसा दे 5 लाख रुपीज और मैं उसको प्रॉपर्टी दूं। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट्स को देखा, वो बोले कि इसका तो परफेक्ट टाइटल ही नहीं है। तो कोर्ट ने सेलर का जो केस था उसे डिसमिस कर दिया। कोर्ट हैज डिसमिस्ड द सूट ऑफ द वेंडर, खारिज कर दिया। उसका बाद बोले कि तुम्हारा प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, इसको कि तुम तो आओगे कल के मैं ताजमहल सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने इस पर्सन से, इस पर्सन को कंपेल करवाइए कि पैसा मेरा दे, मैं ताजमहल ऐसे सेल कर रहा हूँ। जो प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे एंटर कर सकते हैं? कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया, राइट। अब देखिए ये आता है क्लॉज नंबर डी में, where the vendor or the lessor sues for the specific performance of the contract। वेंडर ने ही सूट फाइल किया था and the suit is dismissed, और वो सूट डिसमिस भी कर दिया गया कोर्ट के द्वारा on the ground, किस ग्राउंड पे, of his want of title, क्योंकि उसके पास टाइटल नहीं था, इम्परफेक्ट टाइटल था, तो इसलिए वो सूट उसका डिसमिस कर दिया गया। द डिफेंडेंट हैज द राइट। अब डिफेंडेंट कौन होगा? डिफेंडेंट होगा बायर, बायर ही डिफेंडेंट बनेगा। तो डिफेंडेंट के पास में अब ये राइट है। क्या राइट है? द डिफेंडेंट हैज द राइट टू रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट। सपोज कीजिए इस 5 लाख रुपीज में से 50,000 रुपीज ये दे चुका था, 50,000 रुपीज ये दे चुका था और बाकी का 4,50,000 रुपीज इसने देने के लिए मना कर दिया कि नहीं आपके पास तो परफेक्ट टाइटल ही नहीं, मैं बाकी के पैसे आपको नहीं दे रहा हूं। अब डिफेंडेंट के पास में, बायर के पास में एक राइट आ गया, क्या? टू रिटर्न
राइट टू रिटर्न ऑफ द डिपॉजिट, अपना पैसा वापस लेने का, इफ एनी, अगर कोई है तो, और वो भी विद इंटरेस्ट देयर ऑन। ऐसा नहीं कि जितना था उतने, केस चल गया अगर मान लीजिए 6 महीने तक या 1 साल तक या 2 साल तक, तो उसका तो पैसा अटक गया। विद इंटरेस्ट देयर ऑन टू हिज कॉस्ट्स ऑफ द सूट, साथ में जो केस फाइल किया था ए ने, उसके खर्चे भी कौन बियर करेगा? ए ही बियर करेगा, बी को कॉस्ट भी मिला दिलवाई जाएगी। एंड टू अ लीन ऑफ सच डिपॉजिट, interest and cost of interest, if any, of the vendor or lessor in the property which is the subject matter of the contract। तो ये आते हैं पॉइंट नंबर डी में, कि ऐसा अगर कभी होता है कि सेलर ने खुद ही केस फाइल कर दिया, सूट फाइल कर दिया फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और सेलर का केस भी डिसमिस हो गया ऑन द ग्राउंड क्या कि आपका तो टाइटल ही नहीं है, आपकी तो प्रॉपर्टी नहीं है, आप सेल कैसे करने की बात कर रहे हो, या आप इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कैसे सूट फाइल कर रहे हो। तो एक बार केस डिसमिस हो जाए, उसके बाद में बायर के पास में, डिफेंडेंट के पास में राइट्स अराइज हो जाते हैं कि उसने जो पैसा उसको दिया था वो उससे वापस रिकवर करे, जो केस के कॉस्ट आई, जो खर्चे आए, वो उससे सेलर से रिकवर करे, और इनके ऊपर इंटरेस्ट भी वो लेने का राइट रखता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ पाए होंगे। लास्टली सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 हम पढ़ते हैं और इसके साथ आज की क्लास को ओवर करेंगे। द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 shall also apply as far as may be to the contract for the sale or hire of immovable property। क्योंकि आपको ध्यान है सबसेक्शन 1 में साफ साफ लिखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो प्रोविजंस सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए बी सी डी में हमने पढ़े हैं, वही सारे प्रोविजन मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी एप्लीकेबल होंगे एज इट इज, दैट इज सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13। मुझे उम्मीद है सभी पॉइंट्स आपको अच्छे तरह से समझ में आए होंगे। अगर किसी के माइंड में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए।